वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। आज का टॉपिक होगा पेपर फर्स्ट से। टॉपिक है स्त्री शिक्षा। तो वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रस्तावना है कि महिला सशक्तिकरण के आंदोलन ने भारत में लिंगीय समानता की मांग को मुखर कर दिया है। तो महिला सशक्तिकरण का जो आंदोलन चलाया गया उसमें भारत में लिंगीय समानता मतलब कि वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए और समानता की भावना आनी चाहिए। तो इस मांग को और अधिक उठाया गया महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम के द्वारा, जिनकी करना अब परिहार्य हो गया है। तो भारतीय स्त्री ने विविध क्षेत्रों में मार्गदर्शन और नेतृत्व किया है, जैसे कि लक्ष्मीबाई थी झांसी की रानी के रूप में उन्होंने, और सरोजनी नायडू उन्होंने, और उसके बाद एनी बेसेंट, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी, ये जैसी विदुषी महिलाओं ने युद्ध कौशल, सामाजिक सुधार, राजनैतिक सुधार और आर्थिक नियोजन में भारी योगदान दिया है। तो लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी और इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं का नाम आज लिया जाता है एक उदाहरण के रूप में, एक आइडल के रूप में। इन्होंने युद्ध कौशल में, सामाजिक सुधार में, राजनैतिक सुधार में और आर्थिक नियोजन में अपना भारी योगदान दिया है और उन्हें आज भी याद किया जाता है। लिंग समानता से हमारा क्या आशय होता है, इसको समझेंगे। तो शैक्षिक अवसरों की समानता में लिंग की समानता भी आवश्यक होती है। जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम देखेंगे कि उसमें भी लिंग समानता होना बहुत आवश्यक होता है। पुरुषों के समान स्त्रियों की शिक्षा भी आवश्यक है। ये नहीं होना चाहिए हमारे समाज में कि सिर्फ पुरुष ही पढ़ाई करें, स्त्रियां घर का काम करें। तो इसमें हम कहीं भी समानता नहीं देखते हैं, जेंडर बायसनेस होना ही नहीं चाहिए। तो पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें सामान्य अधिकार देने चाहिए। किंतु अनेक देशों में लिंग के आधार पर असमानता पाई जाती है। तो ऐसे कई देश हैं जहां लिंग के आधार पर लड़कियों को या औरतों को पुरुषों से अलग कर दिया जाता है। बालिका जो हम आज में वह दर्जा नहीं दे पाते हैं जो बालक को देते हैं। तो आज के टाइम पे भी हम बालिकाओं को वो दर्जा नहीं दे पा रहे हैं जो दर्जा हमारे समाज में बालकों का है। प्रत्येक दंपति की लालसा पुत्र प्राप्त करने की होती है। तो हर एक पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनको लड़की ना हो, उनको पुत्र की ही प्राप्ति हो। पूर्ण परीक्षण, भ्रूण परीक्षण द्वारा कुछ लोग पहले से ही अस्वस्थ हो जाते हैं, तो कुछ लोग इसकी जांच भी कराते हैं, जो एक इलीगल काम है। स्त्री शिक्षा के लिए हमारा क्या उद्देश्य होता है, इसको समझेंगे। तो स्त्री शिक्षा के लिए उद्देश्य होता है कि स्त्रियोजित या सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना या स्त्रीत्व को बनाए रखने की दीक्षा शिक्षा या वातावरण की व्यवस्था करना। तो स्त्रीत्व को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए, उनको ऐसा वातावरण दिया जाए और योग्य मात्र या गृहिणी, पत्नी और कार्यकर्ता बनाना उन्हें, और धार्मिकता तथा नैतिकता, चरित्र निर्माण और शांति स्थापना का स्रोत बनाना, संस्कृति प्रसार का स्रोत बनाना, स्त्रियों को प्रजातंत्र की सुरक्षा और गणतंत्र में विश्वास रखने की भावना का प्रसार करना। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं स्त्री शिक्षा के लिए। ब्रिटिश युग में स्त्री शिक्षा का विकास कैसे किया गया ये जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्व में सर्वप्रथम वुड की घोषणा पत्र में यह संस्तुति की गई थी कि स्त्री शिक्षा के लिए उदारता पूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए। तो सबसे पहले वुड की घोषणा पत्र आई थी ब्रिटिश युग में, जिसमें उन्होंने संस्तुति की थी कि स्त्री शिक्षा के लिए उदारता पूर्वक सहायता में अनुदान देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। फिर 1882 में स्त्रियों के लिए सभी प्रकार के विद्यालयों की संख्या
697 थी और जिसमें से 1,27,666 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही थी। तो इस तरह से स्त्री शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश युग में ही हो गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्त्री शिक्षा के संदर्भ में कई सारे आयोग और कई सारी समितियां ने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहला आयोग था राधा कृष्णन कमीशन। इसको जो है 1948 से 1949 तक चलाया गया। राधा कृष्णन कमीशन जो था उसने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि शिक्षित कार्यों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता है, उसको किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के विकासार्थ कुछ सुझाव दिए थे। तो राधा कृष्णन कमीशन जो था 1948 से 1949 तक चला और इसने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इसका सुझाव था स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कि नारी को सुमाता तथा सुगृहिणी बनाने की शिक्षा दी जाए। तो नारी एक सुमाता बने, एक सुगृहिणी बने, इसके लिए उसे शिक्षा प्राप्त दी जाए और स्त्रियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए। तो स्त्रियों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि वो अच्छे से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सके और स्त्रियों को गृह प्रबंधन अध्ययन की प्रेरणा तथा अवसर दिए जाएं। तो स्त्रियों की शिक्षा में ही गृह प्रबंधन के लिए अध्ययन कराया जाए, उन्हें इस चीज़ के लिए अवसर दिए जाएं और प्रेरणा दी जाए। फिर सेकंड नंबर पे आयोग आया योजना आयोग। तो योजना आयोग ने भी स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे कार्यक्रम को लगाया जो स्त्री शिक्षा को विकास कर रहे थे, स्त्री शिक्षा के अवसर को आगे बढ़ावा दे रहे थे। फिर तीसरे नंबर पे आया राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति जो 1958 में बना। इसको दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति को दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1958 में हुआ और महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। तो महिला शिक्षा के लिए विशेष इसमें ध्यान दिया गया और दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में इस समिति को गठित किया गया, जिसका उद्देश्य था स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना, उनके लिए सुझाव उपलब्ध कराना। तो इस समिति का उद्देश्य ही यही था कि स्त्री शिक्षा में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान किया जाए और उनके लिए सुझाव उपलब्ध कराए जाएं। फिर 1959 में समिति ने कुछ ऐसे सुझाव दिए जिसमें कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता तथा स्त्रियों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था भी की जाने चाहिए। तो इस समिति का राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का कहना था कि कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए और स्त्रियों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु सरलीकृत अनुमोदन किए जाने चाहिए और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्त्री शिक्षा के विकास को इन्होंने बढ़ावा दिया। फिर चौथे नंबर पर आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये आई। तो इसने भी कुछ उपाय दिए, कुछ सुझाव दिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें सम्मिलित था बालिकाओं की शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण करना। तो ऐसे परिवेश को निर्माण करना, ऐसे परिवेश को बढ़ावा देना जिसमें बालिकाओं के लिए शिक्षा हो और औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए उनको सुविधा प्रदान की जाए तथा वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार एवं अनेक सहायता कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाए। तो जो वर्तमान कार्यक्रम था उसका विस्तार किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए और अनेक प्रकार के सहायता कार्यक्रमों को स्त्री के लिए चलाया जाए, बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जाए जिससे। अब पांचवें नंबर पर था राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन, जिसका गठन 1990 में किया गया।
महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ 1990 में। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा 5 पूर्ण सदस्य थे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष थे और एक सचिव थे और 5 जो है पूर्ण सदस्य होते थे। यह आयोग 31 जनवरी तथा 1992 में प्रभावी हुआ था। तो ये आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, बना था 1990 में, जबकि लागू हुआ था 31 जनवरी 1992 में। इस आयोग के कार्य इस तरह से सुझाए गए कि महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए तथा उन्हें कारगर ढंग से लागू करने के लिए व्यवस्था की जाए। तो इसमें महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई और उन्हें जो है इफेक्टिव ढंग से लागू कराया गया। महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में कमी और तथा अप्राप्त त्रुटि पर संशोधन सुझाव दिए गए। तो महिलाओं को जो कानूनी नियम प्रभावित करते थे उनको कम किया गया और त्रुटियों में संशोधन किया गया। महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना एवं जहां कानूनों का उल्लंघन होता है उसके संबंध में अधिकारियों तक उस शिकायत को पहुंचाना। तो ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया कि जो शिकायतें महिलाओं द्वारा की गई उनको जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए तथा कानूनों का उल्लंघन ना किया जाए, इसके संबंध में भी बल दिया गया राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। तो स्त्री शिक्षा का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।